नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष उसवाल आपके अपने चहेते चैनल दोस्त स्टडी कैफे बाय परीक्षा कॉन्सेप्ट से लेकर कटऑफ पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोग बने हुए हैं हमारे साथ आपके अपने चैनल दोस्त स्टडी कैफे पर और यहीं पर मैं आप लोगों को आज नई सूचना और नई जानकारी देने आया हूं। और आप लोग देख रहे होंगे कि मेरे पीछे लिखा हुआ है HSSC मैथ्स इंट्रोडक्शन। जी हाँ दोस्तों, HSSC का मतलब हरियाणा के जो जितने भी एग्जाम होते हैं, हमारे पास हरियाणा के विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, तो जितने एग्जाम आपके हरियाणा के होते हैं उन सभी में मैथ्स का जो है सिलेबस वो कैसे रहता है, अलग अलग एग्जाम में उसका लेवल कैसे आता है, लेवल किस तरीके से चेंज होता है, क्या सिलेबस में पढ़ना चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स आपको क्लियर करने चाहिए, किस तरीके से आप तैयारी करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आप इसको पूरा देख पाएंगे। तो मेरा आप सभी से आग्रह है, जितने लोग यहां पर बने हुए फटाफट चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज हैं, जितना भी कंटेंट है, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप डायरेक्टली उसको देख पाएं। तो देखिए, इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपको पता लग जाएगा कि हरियाणा के जो एग्जाम्स होते हैं उन एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आपको मैथ्स से पूछे जाते हैं, किस टाइप का जो सिलेबस है वो आपके सामने रहता है। तो पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा मैं पुरजोर आपको यहां पर बताऊंगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। पहली बात तो बहुत सारे एग्जाम्स आपके सामने आने वाले हैं, हरियाणा के एग्जाम्स जो आपके आ रहे हैं, आपने फॉर्म भी फिलअप किया होगा और आपने तैयारी भी की होगी और आपको लग भी रहा होगा कि सर मुझे मैथ्स में थोड़ी बहुत समस्या आ रही है, मुझे मैथ्स के कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। क्योंकि बच्चों, आपको पेपर का पैटर्न पता है, पेपर का पैटर्न क्या होता है ये आप अच्छे से जानते हैं कि टोटल पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 90 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और 90 जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं पेपर में थ्योरेटिकल बेसिस पे, यानी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं, उनमें आपको 75% का जो रेशियो है वो मैथ्स का, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का और हिंदी इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसका आपका पेपर आपका रहता है। तो 75% जो मार्जिन रहता है उसमें मैथ्स एक अपना अहम भूमिका निभाता है। गणित का जो सब्जेक्ट है वो एक अपनी अहम भूमिका निभाकर चलता है। वो सारी चीजों पर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने होते हैं, किस टाइप से आप इस अपनी मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्या चीजें आपको इंप्रूव करनी होगी ताकि आपको ये जो मैथ्स का कोई भी क्वेश्चन आपको पर प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट नहीं करे। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर जब ये 90 क्वेश्चन हैं तो 90 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन मैथ्स के आपको अप्रोक्सीमेटली देखने को मिलते हैं। तो मैं आपको बता दूं, कई एग्जाम में आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मैथ्स के, कई में आपको 18 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, कई में 20 भी मिलते हैं और कई एग्जाम्स में आपको 12-13 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं देखना चाहूं तो 15 से 20 क्वेश्चन आप इसको लेकर चलें कि आपको ये एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चंस में अपन बात करेंगे और 15 क्वेश्चन के लिए क्या कुछ तैयारी हमें करनी पड़ेगी, क्या कुछ हमारा बेस बनना चाहिए, टॉपिक वाइज, बिंदु वाइज मैं आपको क्लियर करूंगा। तो बिल्कुल बच्चों बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में। और मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं आज जो अपना है सिलेबस, मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि मैथ्स का जो सिलेबस है वो क्या होता है। तो बच्चों ये जो सिलेबस है मैंने आपके सामने यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, पॉइंट वाइज मैं आपको डिस्कस करूंगा, एक एक पॉइंट को क्लियर करता हुआ चलूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो सीक्वेंस मैंने आपके सामने दी है, आप उसी सीक्वेंस से अगर पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको मैथ्स केवल एक बारी के लिए नहीं, हमेशा के लिए आ जाएगी। आपको गणित में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हमें बच्चों के कमेंट्स मिलते हैं, बच्चों की प्रॉब्लम्स होती है कि सर गणित को कैसे इंप्रूव करें, गणित में एफिशिएंसी और एक्यूरेसी दोनों चीजें नहीं बन पा रही है, क्या कुछ हमें करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है बच्चों, मैं आपके जो सीरीज बताता हूं, एक एक स्लाइड पर जो सीरीज से टॉपिक लिखे हुए हैं वो टॉपिक आप एक साथ पढ़ेंगे, वो टॉपिक आपको एक साथ देखने को मिलेगा। उन टॉपिक्स में आप क्या कुछ नया पढ़ेंगे ये चीजें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, सीरियल वाइज से देखते रहिएगा। तो सबसे पहला जो सिलेबस में आपके पास आता है वो है बच्चों नंबर सिस्टम। जी हां दोस्तों, आपको नंबर सिस्टम का एक अहम टॉपिक आपको मिलता है जहां पर आपको ये संख्या पद्धति लिखा हुआ आपको मिलेगा। संख्या पद्धति के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब संख्या पद्धति के क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो सिंपल सी बात कि संख्या पद्धति के जो क्वेश्चन हैं वो कैसे होते हैं, नंबर्स पर डिपेंडेंट होते हैं, उनके डिविडेंड रूल पर डिपेंडेंट होते हैं, साथ में वो संख्याएं कैसे बनी हैं, उन संख्याओं का आपस में क्या ऑपरेशंस होता है, प्लस
माइनस जो भी होता है वो सभी प्रकार की कितने नंबर्स हैं, आपके भाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, प्राइम नंबर्स वगैरह की मैं बात कर रहा हूं, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, सम विषम संख्याएं क्या होती हैं, उनके साथ साथ दशमलव मान कैसे निकालते हैं। साथ में मैं आपको बताऊं कि किसी भी संख्या का जातीय मान और स्थानीय मान दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेस वैल्यू और डिजिट्स वैल्यू जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। तो ठीक है, यहां पर ये नंबर सिस्टम से टॉपिक आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, आपके हरियाणा के एग्जाम्स में। दूसरी मैं बात कर रहा हूं कि यहां पर आपका जो दूसरा पॉइंट है, जैसे ही आप नंबर सिस्टम को कवर करते हैं, जैसे ही आपका नंबर सिस्टम पूरा हुआ, आप पहुंच जाइए सर फ्रैक्शन और डेसिमल पे। जी हां दोस्तों, यानी कि भिन्न व दशमलव संख्याएं, भिन्न व दशमलव संख्याएं। जी दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि भिन्न व दशमलव संख्याओं पर पॉइंट पर पहुंचेंगे तो वहां पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे होते हैं, उनको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कौन से फ्रैक्शन बड़े होते हैं, कौन से छोटे होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन को देखने को मिलते हैं। डिटेल वाइज समझा रहा हूं, विद क्वेश्चन में बात कर रहा हूं कि क्वेश्चन में किस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहां फ्रैक्शन का सीक्वेंस पूछता है कि आरोही क्रम में यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में रखने पर कैसा फ्रैक्शन दिखेंगे और डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि अवरोही क्रम में रखने पर कौन कौन से फ्रैक्शन आते हैं, और साथ में डेसिमल यानी कि दशमलव भिन्नों की बात करेंगे जहां पॉइंट्स वाली संख्या आपके सामने देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब मोटा मोटा मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूं कि जैसे ही आपने नंबर सिस्टम कवर किया, आपने फ्रैक्शन एंड डेसिमल को पढ़ा, वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये पूर्ण जिम्मेदारी मेरी आपके साथ में है। और दूसरी बात क्या है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सर स्क्वायर रूट। स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी वर्ग तथा वर्गमूल संख्याएं हम यहां पर पढ़ेंगे। वर्ग तथा वर्गमूल संख्याएं, कहने का मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन से नंबर के स्क्वायर कैसे होते हैं, उनकी यूनिट डिजिट देखकर पता लगा सकते हैं, उनका स्टार्टिंग डिजिट देखकर पता लगा सकते हैं कि कौन से वर्ग होते हैं, कौन से उनकी वर्गमूल संख्याएं होती हैं। तो यहां पर भी आपको पूछा जाता है, कई बार कोई डिजिट वैल्यू आपको दी जाती है और कहा जाता है कि इसके आसपास की वर्ग संख्या कौन सी होगी, या यह कहा जाता है कि इसमें क्या जोड़ा या घटाया जाए जिससे दी गई संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत सारे देखे होंगे बच्चों एग्जाम में, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं, मैंने सारे पेपर को स्टडी किया है, सारे पेपर्स मैंने देखे हैं कि आपको किस टाइप के और किस मॉड्यूल के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद मैं बात करता हूं अगला टॉपिक। जैसे ही आपने तीनों टॉपिक क्लियर कर लिए, नंबर सिस्टम के बाद फ्रैक्शन क्लियर किया, फ्रैक्शन के बाद आपने स्क्वायर रूट क्लियर किया, इसके बाद आप पहुंचेंगे सर सिंप्लीफिकेशन पे यानी कि सरलीकरण पे। जी हां दोस्तों, इसको मैं बाद में क्यों ले रहा हूं तो ध्यान से समझिएगा कि जब तक हम इन चीजों को नहीं पढ़ेंगे, संख्या पद्धति नहीं पढ़ेंगे, भिन्न नहीं पढ़ेंगे, वर्ग तथा वर्गमूल नहीं पढ़ेंगे, कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। सरलीकरण में, सिंप्लीफिकेशन में आपको क्वेश्चन मिलता है जहां पर आपको पता होगा कि वी बोर्ड मास वाला रूल अपन अप्लाई करते हैं, वेनाकुलम ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लीकेशन एडिशन और सब्सट्रैक्शन यानी कि जोड़ घटाव बाकी गुणा भाग, ये सारी चीजें आपको सिंप्लीफिकेशन में देखने को मिलती है। तो जब तक ये स्टार्टिंग के पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे, हम कैसे क्लियर कर पाएंगे। और इसके साथ साथ मैं आपको एक पॉइंट और पढ़ाऊंगा, एलसीएम और एचसीएफ, जो मैं आप लोगों को यहां पे बताना चाह रहा हूं। एलसीएम और एचसीएफ के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि नंबर सिस्टम के साथ साथ आपको बताना चाह रहा हूं, नंबर सिस्टम के साथ साथ एलसीएम एचसीएफ, आपका डेसिमल और आपका फ्रैक्शन पार्ट और आपका स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर नंबर्स और सिंप्लीफिकेशन, ये सिर्फ एक सीक्वेंस में पढ़े जाएंगे बच्चों। अगर आपको इसमें सीक्वेंस आप चेंज करते हैं, आप बीच बीच में से कोई टॉपिक पढ़ते हैं, तो बच्चों वो हो सकता है आपको एक बार के लिए तो ध्यान रहे, लेकिन जब आप रिवाइज करने बैठेंगे तो उस समय पर आपको वो चीजें दोबारा से याद नहीं आएंगी। आपको जरूरत पड़ेगी कि मैं वापस से जाकर मेरा कंटेंट देखूं, वापस से जाके मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, वापस से मैं किसी वीडियोस को देखूं, तब जाकर मुझे वो चीजें क्लियर होंगी। तो सिंपल सी बात है कि अगर हम सीक्वेंस से पढ़ते जाते हैं, एक एक पॉइंट्स को क्लियर करते जाते हैं, गलती की गुंजाइश नहीं होगी। ये सारी चीजें मैं आज आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्स के फॉर्म आए हुए हैं, बहुत सारे एग्जाम्स आपके सामने आ रही हैं जिनमें आपको मैथमेटिक्स देखने को मिलेगी, गणित देखने को मिलेगा। तो वहां पर क्या क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि हर एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे तो आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाएगा। तैयारी कैसे करनी है, सारे पॉइंट मैं आपको क्लियर करूंगा।
चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बात करता हूं। ये बात तो हो गई हमारे इन टॉपिक्स की। अगले जो टॉपिक्स हैं उसको कैसे पढ़ेंगे, तो ध्यान से समझिएगा। अर्थमेटिक पे आता हूं और अर्थमेटिक को आगे बढ़ाता हूं और उसमें देखता हूं कि क्या कुछ टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, मैंने सीक्वेंस से ये टॉपिक बनाए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप सीक्वेंस से इसको पढ़ें और नियमित रूप से इसको अध्ययन करते रहें। तो प्रतिशत यानी कि परसेंटेज कहने का मतलब प्रतिशत जो आपका होगा, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक की बात करूं तो ये बेसिक टॉपिक होगा आपका परसेंटेज, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी टॉपिक पर आगे बढ़ने के लिए। तो प्रतिशत को जहां पर आपको पूछा जाता है किसी संख्या का कितना प्रतिशत होता है, कोई संख्या का इतना प्रतिशत, अगर इतना है तो वो संख्या क्या होगी, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन, परसेंटेज में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यानी कि प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी, ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। वो सारी चीजें प्रतिशत में आपको देखने को मिलेगा। ध्यान से समझिएगा, दो चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। प्रतिशत में वृद्धि, फॉर एग्जांपल कोई संख्या है उसमें 20% की वृद्धि कर दें तो संख्या पहले 100 थी अब 120 हो जाएगी। अगर किसी संख्या में 10% की कमी कर दें तो पहले संख्या 100 थी अब कितनी हो जाएगी, 90 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये कोई दिक्कत थोड़ी है। यही पॉइंट आपको आगे काम में आएगा। आगे कैसे काम में आएगा, तो परसेंटेज का एक रिलेटेड टॉपिक है एलिगेशन, जो परसेंटेज में दिया जाता है। और ये क्वेश्चन आपने बार बार देखे होंगे, हर एग्जाम में देखेंगे एलिगेशन के। और एलिगेशन मानी मिश्रण, और मिश्रण के कौन कौन से क्वेश्चन कि आपको दिया जाता है कि एक दूध व पानी के जो मिश्रण में 40% दूध की मात्रा है, इसमें कितने दूध और मिलाया जाए ताकि दूध की मात्रा बढ़कर 60% हो जाए। कहने का मतलब एलिगेशन टॉपिक का क्वेश्चन है भैया। और एलिगेशन जब परसेंटेज आप पढ़ोगे तो ही आप एलिगेशन पढ़ पाओगे, तभी आप मिश्रण को क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि बेसिक जो है वो बेसिक तो परसेंटेज ही है। परसेंटेज को क्लियर कर लिया तो भैया मिश्रण चुटकियों में कर लोगे। और जैसे मिश्रण और प्रतिशत आपने कर लिया, इसके बाद आपके पास आता है नया टॉपिक, वो है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। जी हां दोस्तों, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट यानी कि कहने का मतलब लाभ हानि और बट्टा आपको देखने को मिलेगा। लाभ हानि व बट्टा, और बट्टा को अपन बोलते हैं बच्चों छूट। तो देखिएगा, अगर मान लीजिए आपने परसेंटेज पढ़ लिया तो लाभ और हानि में परसेंटेज ही तो आती है। कैसे? जैसे कि मान लो कोई वस्तु हमने खरीदी, 20% का प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, 20% प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं, दैट मींस उसकी सेलिंग प्राइस कितना परसेंटेज डिसाइड करेंगे, 120%। कितना परसेंट बच्चों? 120%, जो कि हमने कहां से पढ़ा है, परसेंटेज में इंक्रीमेंट से पढ़ा है। अगर हमने लॉस ले लिया 10% का लॉस, तो 100 रुपए की जो वैल्यू थी वो 90 पे आ जाएगी। ये हमने कहां से पढ़ा, परसेंटेज से पढ़ा, डिक्रीमेंट करना। तो प्रॉफिट लॉस उसी पर है। डिस्काउंट वो भी कम करते हैं रेट को, कि 5% डिस्काउंट दे दिया तो 95% पे बेच देंगे। कहने का मतलब ये सारी चीजें किस पर डिपेंड करती है, सारी की सारी परसेंटेज पे। और अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं, इसके तुरंत बाद आप पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां पर आपको पता लग जाएगा कि जैसे ही प्रॉफिट लॉस पढ़ा तो प्रॉफिट लॉस में आप 3 चीजें पढ़ चुके हैं, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट या लॉस, और आपका सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी। ये चीज आप पढ़ चुके होंगे कि भैया जैसे ही प्रॉफिट पढ़ेंगे या लॉस पढ़ेंगे तो उसके लिए सेलिंग प्राइस डिसाइड करना और कॉस्ट प्राइस डिसाइड करना। तो ये 3 चीजें जो आप एक सीक्वेंस में लिखेंगे, यही काम में आएगी आपके सिंपल इंटरेस्ट में। यहां कॉस्ट प्राइस क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा। प्रॉफिट और लॉस क्या बन जाएगा, आपका सिंपल इंटरेस्ट बन जाएगा। और सेलिंग प्राइस आपका क्या बन जाएगा, अमाउंट बन जाएगा। जी हां दोस्तों, तो प्रिंसिपल, सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट, ये सारी चीजें कब समझ में आएगी, जैसे ही आपने प्रॉफिट लॉस को क्लियर कर लिया है। पॉइंट टू पॉइंट बढ़ते हुए चलें, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से किस प्रकार रिलेट करता है। अगर आपने एक को पढ़ लिया तो दूसरा 80% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चों को समस्या आती है कि सर ये तो हुआ आपका सिंपल, तो हुआ था साधारण ब्याज, और कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो कौन सा ब्याज होता है बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है चक्रवृद्धि ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, सिंपल सी बात है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में केवल इतना सा अंतर है, केवल एक पॉइंट का अंतर है कि साधारण ब्याज
क्या कह रहा हूं बच्चों, साधारण ब्याज सदैव मूलधन पर लगता है, प्रिंसिपल पर अप्लाई होता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज प्रिंसिपल पर तो लगता ही लगता है, साथ में ब्याज का भी ब्याज लगता है। तो अगर ब्याज का ब्याज है तो वो चक्रवृद्धि ब्याज होगा और कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अगर हमने सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ा तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे आएगा, और सिंपल इंटरेस्ट कैसे आएगा जब हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे। सर प्रॉफिट लॉस कैसे आएगा जब हम परसेंटेज और एलिगेशन को पढ़ लेंगे। कहने का मतलब ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना है जिसके थ्रू आप अपने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हैं। परसेंटेज, एलिगेशन, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, ये डिटेल में मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं जैसे आपको डिस्कस करना है, जैसे आपको प्रैक्टिस करनी है, जिनसे आपके क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। चलिए अब इसके बाद में बात करता हूं अगले कुछ पॉइंट्स की। अगले पॉइंट्स में मैं बात करता हूं कि यहां पर आपके आ जाता है एलजेब्रा। एलजेब्रा यानी कि बीजगणित, जहां पे आप एक्स वाई जेड यानी कि वहां पर आपको क्या देखने को मिलते हैं कि वहां पर जो अचर राशि है वो देखने को मिलती है। ध्यान से समझिएगा, अचर राशि वेरिएबल्स की बात कर रहा हूं तो बेसिक अलजेब्रा यानी कि यहां पर वेरिएबल्स की बात करेंगे, चर और अचर राशियों की। चर और अचर राशि दोनों प्रकार की देखने को मिलेगी, वेरिएबल, नॉन वेरिएबल्स, ठीक है। चर और अचर राशि देखने को मिलेगी। कोई आपको क्वेश्चन मिल सकता है जैसे कि आप जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये इसका बेसिक आइडेंटिटी है, एलिजेब्रिक आइडेंटिटीज है, और इस आइडेंटिटी को हम पढ़ते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां पर दोनों प्रकार की चीजें काम में आएगी, चर भी आएगी तो अचर भी आएगी। वेरिएबल, नॉन वेरिएबल्स दोनों के लिए आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्लियर हो जाती है। भैया ये बात सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी है क्या? कोई दिक्कत थोड़ी है? कोई दिक्कत थोड़ी है, फटाफट मुझे ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो जैसे आपने बेसिक अलजेब्रा पढ़ा, अलजेब्रिक आइडेंटिटी आप पढ़ लेंगे, यानी कि उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो वहीं पर समाप्त हो जाएगी अगर आपने आइडेंटिटीज को ऑब्जर्व कर लिया, साथ में आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को आपने अगर ऑब्जर्व किया है, डेफिनेटली ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये बेसिक अलजेब्रा क्लियर होगा हमारे पास में। इसके बाद में हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्लियर कर ली। जैसे ये दो चीज क्लियर हो जाती है तो हमें लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण बनाना आ जाता है। रैखिक समीकरण बनाना आ जाता है जो कि ग्राफ पर डिपेंडेंट होता है। और आप जानते हैं रैखिक समीकरण कैसा होता है, जैसे कि x प्लस वाई की वैल्यू आपको दे रखी है 5 है, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 5 है, और एक और कोई भी आपको इक्वेशन दे दिया जाए वहां से आप x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल लें तो वो आपकी क्या बन जाएगी, x और y के लेंथ में आपको रेस्पेक्ट में इस तरीके से कुछ आपको इक्वेशन दिखाई देगी। इस तरीके से आपकी कोई लाइन सेगमेंट बनेगा जिसको आप क्या कहेंगे, रैखिक समीकरण। और ये रैखिक समीकरण किसी रेखा के द्वारा डिनोट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, आशा कर रहा हूं मैं। आपको बने रहेगा इस वीडियो में, आपको मैं सारी कंप्लीट मैथ्स को कैसे ऑन टिप्स करना है ये सारी जानकारी मैं आपको देकर जाऊंगा। ठीक है, तो अगला पॉइंट आपको दिख रहा है ग्राफ से। अगला पॉइंट है आपके पास में ग्राफ का। ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो लीनियर इक्वेशन अगर हमने समझी है तो उसका ग्राफ अपन ने प्लॉट किया है कि x प्लस वाई के लिए वेयर x की वैल्यू अगर 2 लेके चले तो y की वैल्यू 3 हो जाएगी। उस तरीके से ग्राफ अलग अलग बढ़ता हुआ जाएगा। एक इक्वेशन आपने दे दी x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 दे दिया, एक इक्वेशन आपने दे दी x प्लस वाई इक्वल्स टू आपको दे दिया यहाँ पर 11 दे दिया। इन दोनों से मुझे x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करके और फटाफट एक ग्राफ को प्लॉट कर दूंगा जो यहाँ पर y रेस्पेक्ट में जाएगा, इधर आपका x रेस्पेक्ट में जाएगा, और इससे मैं एक ग्राफ बना लूंगा। किसकी हेल्प से, अलजेब्रा की हेल्प से, यानी कि मुझे बीज गणित का टॉपिक जब मैं स्टार्ट करूंगा। देखिए अगर आप स्टार्ट नहीं करते हैं तो ये सारे पॉइंट्स नहीं आएंगे, लेकिन आप अलजेब्रा ढंग से करना चाहते हैं, अलजेब्रा को ढंग से समझना चाहते हैं तो बेसिक अलजेब्रा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन और ग्राफ, ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है और इसी सीक्वेंस से आप पढ़ाई करेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलते हैं अगले कुछ पॉइंट्स को क्लियर करता हूं। सिलेबस में और क्या रहता है हमारे पास में, और हमारे पास में आ जाता है यहां पर डेटा इंटरप्रिटेशन और ग्राफ, पाई चार्ट और टेबल। डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं कि डेटा कैसे प्लॉट करना होता है, ग्राफ कैसे बनाते हैं, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, टेबल चार्ट कैसे बनता है। तो आपको पता है ग्राफ जो आपका है एक तो ये इस तरीके से भी ग्राफ बनता है, पाई चार्ट जो होता है वो आपका सर्कल में बनता है, और टेबल चार्ट जो होता है वो आपका इस तरीके से बनता है जिसको टेबुलर फॉर्मेशन आप कहते हैं। ये इस तरीके से कोई भी ग्राफ बनता है तो वहां पर हम टेबुलर फॉर्मेशन लेते हैं। ये सारे ग्राफ आपको टेबल ग्राफ मिलते हैं, पाई चार्ट है, ग्राफ है, डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी उन जो डेटा
डेटा आपको दे रखा है उनका किस तरीके से समायोजन किया जाता है, उनको किस तरीके से देखा जाता है, इन सब में एक चीज मैं आपको क्लियरली कहूंगा कि यहां पर केवल और केवल आपको ध्यान में रखता है ऑब्जर्वेशन, यानी आपको उस चित्र को जो दिया गया है आपके सामने उसको ऑब्जर्व करना है। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन सबसे अच्छी है, आप चित्र को समझ पाते हैं, आप डायग्राम को देख पाते हैं, तो केवल डायग्राम को देखने मात्र से ही ये सारे प्रॉब्लम्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ग्राफ प्लॉट करना सीख जाओगे, डेटा इंटरप्रिटेशन को सॉल्व करना सीख जाओगे, पाई चार्ट सॉल्व कर लोगे, टेबल सॉल्व कर लोगे। अब मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर एक क्वेश्चन दे रहा हूं और क्वेश्चन के साथ में डिस्कस कर रहा हूं किस तरीके से, देखिएगा यहां पर ये दे रखा है, ये पॉइंट है और ये दे रखा आपको, ये वैल्यू दे रखी है, ये 30 डिग्री है मान लीजिए, ये आपको 120 दे रखी है, ठीक है, 120 नहीं 160 दे लो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं इसको वैल्यू चेंज कर देता हूं, 120 की जगह यहां पे आपको दे रखा है 140 डिग्री दे रखा है और ये बचा हुआ जो है वो 40 डिग्री दे रखा है, ठीक है, ये 40 है। यहां पर मैं बात करूं कि अगर ये कितना देगा तो आपको देखिए 180 हो गया, इधर आपको हो गया 150 डिग्री का एंगल यहां पर बना हुआ है। अब देखिएगा बच्चों, यहां पर मैं कह देता हूं ये ए के लिए है, ये बी के लिए है, ये सी के लिए होगा और ये डी के लिए होगा। तो मैं जनरली क्वेश्चन पूछूंगा कि भैया डी का जो सबसे मैक्सिमम है वो कौन है, ए बी सी डी में से सबसे ज्यादा मैक्सिमम किस वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, तो डी की वैल्यू ऑब्वियसली 150 है, ये 140, ये 40 और 130 है, तो सबसे मैक्सिमम 150 यानी कि डी की वैल्यू होगी, सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो सी की होगी। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करना पड़ेंगे और साथ में द सम ऑफ एंगल की अगर मैं बात करूं तो 360 होना कंपलसरी है और यहां पर आप देखेंगे 360 आपको बना कर देगा। कहने का मतलब ऑब्जर्वेशन वाले टॉपिक आपको इजी लगेंगे जिनको सिर्फ आपको पढ़ना है। और आप क्या सोचते हैं कि सर ग्राफ बहुत बड़ा आता है, ग्राफ बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है, सर हम कैसे क्वेश्चन करेंगे ग्राफ के, यानी एक हेडेक फालतू की ले रखी है। जबकि मैं ईमानदारी से कहूं ना, ग्राफ में बच्चे से मतलब जो कह रहे हैं ऐसा बच्चा जिसने कभी पढ़ाई नहीं करी वो भी ग्राफ को देखकर क्वेश्चन कर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर आपकी ऑब्जर्वेशन सही है तो आप डेटा इंटरप्रिटेशन, ग्राफ, पाई चार्ट और टेबुलर फॉर्मेशन ये सारे क्लियर कर देंगे अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है। कहने का मतलब इनके लिए सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन की आपकी नीड होती है। चलिए अगले कुछ पॉइंट्स बताता हूं, यहां तक क्लियर हो चुका है। सिलेबस में और क्या कुछ रहता है तो देखिए, सिलेबस में बेसिक मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं अपन यहां पर, तो यहां पर आपको देखने को मिलता है रेशियो प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन यानी कि आपको देखने को मिलेगा अनुपात व समानुपात, ठीक है, अनुपात व समानुपात आपको देखने को मिलता है, वहां से रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको। और आपने हर एग्जाम में देखे होंगे रेशियो प्रोपोर्शन के 2 या 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, तो रेशियो प्रोपोर्शन के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ में मिक्सचर यानी कि अनुपातिक मिश्रण जिसको मैं बोल रहा हूं यहां पर, यहां जो मिश्रण है वो कौन सा है, अनुपातिक, अनुपातिक मिश्रण। अनुपातिक मिश्रण यानी अनुपात पर आधारित, अनुपात पर आधारित जैसे कि आपको कह दिया जाता है कि 2:3 का कोई मिश्रण है, उसमें 4:1 का मिश्रण मिला दिया जाए तो जो नए मिश्रण की वैल्यू होगी वो कितना होगा। तो अनुपातिक मिश्रण में हम पढ़ेंगे, जो कि अगर आपने रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ा है तो डेफिनेटली रेशियो प्रोपोर्शन के बाद में आपको रेशियो मिक्सचर समझ में आ जाएगा, अनुपातिक मिश्रण आपको समझ में आ जाएगा। जब, प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, जब मिक्सचर की बात करता हूं कि ये 2 पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं तो आपको एवरेज यानी कि औसत समझ में आ जाएगा। अगर एवरेज समझना है तो वहां पर भी एवरेज के साथ में आपको रेशियो दिया जाता है। तो एवरेज कब समझ में आएगा, जब आपने अनुपात, समानुपात, आनुपातिक मिश्रण और औसत, तब समझ में आएगा जब आपने ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रहा है। एवरेज और रेशियो प्रोपोर्शन के बाद में अगर आप पढ़ते हैं तो पार्टनरशिप को पढ़ें। पार्टनरशिप का मतलब यहां पर साझेदारी को पढ़ेंगे कि अगर 2 व्यक्ति मिलकर काम करता है और उनका जो लाभ का अनुपात है वो किस प्रकार से होगा, ठीक है, वो अलग अलग समय के लिए अपनी पूंजी लगाते हैं तो उनकी जो साझेदारी है वो किस तरीके की रहेगी। कोई अगर साझेदार स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता है, वो अपना टाइम एक्स्ट्रा देता है तो उसको सक्रिय साझेदार कहा जाता है और वो सक्रिय साझेदार के रूप में अपना अलग प्रॉफिट कमाता है। ये सारी चीजें कहां पर पढ़ने को मिलेगी, पार्टनरशिप में आपको देखने को मिलेगी। कब देखने को मिलेगी, जब आप रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर और एवरेज और
पार्टनरशिप को इसी सीक्वेंस में आप पढ़ते हैं। तो यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब तक के जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं वो सारे वो टॉपिक्स हैं जो आपको चुटकियों में कर सकते हैं आप। अभी तक एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसमें आपको थोड़ी मेहनत की जरूरत पड़ेगी। चलिए, हाँ, एलजेब्रा जरूर है, एलजेब्रा वाला पार्ट जरूर है। हरियाणा के विद्यार्थियों को खासकर मैं कहता हूं कि एलजेब्रा वाला पार्ट जरूर है, जिसमें आपको लगता है कि सर मैं एलजेब्रा नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ईमानदारी से सोचिएगा कभी, अगर आप उस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, क्योंकि एलजेब्रा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पेपर में, तो अगर एलजेब्रा पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दें तो आपको वेरिएबल्स की पहचान हो जाएगी और उन वेरिएबल्स के आधार पर आप अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अप्रोच भी मैं आपको क्वेश्चंस पे बताऊंगा कि कैसे अप्रोच करनी होती है। चलिए, इसके बाद में देखते हैं कुछ यहां पर आपको टॉपिक दिख रहे होंगे। ये टॉपिक कैसे है, मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ एक टॉपिक पढ़ो, दूसरा अपने आप आएगा। क्या कह रहा हूं बच्चों? जी हां दोस्तों, सही कह रहा हूं, सही सुन रहे हैं आप कि अगर एक टॉपिक पढ़ ले तो दूसरा टॉपिक आपके पास अपने आप चल के आएगा। टाइम एंड डिस्टेंस की बात करूं, यानी कि समय दूरी की मैं बात कर रहा हूं। समय दूरी में आपको एक रेलगाड़ी वाले प्रश्न भी देखने को मिलते हैं, तो इसको एक ही जगह बता रहा हूं, समय दूरी और रेलगाड़ी। अगर आपने टाइम डिस्टेंस पढ़ लिया है तो मेरी गारंटी है, यकीन मानिएगा, आपको बोट स्ट्रीम, यानी कि आपको बोट स्ट्रीम का मतलब नाव व धारा के 80% क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक आ जाएंगे। कितने प्रतिशत? 80% कवर हो जाएगा अगर आपने टाइम डिस्टेंस के बाद में नावधारा को पढ़ना शुरू किया। तो अगर टाइम डिस्टेंस आपने क्लियर कर लिया तो नावधारा ऑटोमेटिक आ जाएगी 80%। 20% प्रश्न होंगे जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि वहां क्या क्या करना पड़ेगा। चलिए, यानी टाइम डिस्टेंस कवर करते ही बोट एंड स्ट्रीम कवर हो जाता है। और सेम सिचुएशन है टाइम एंड वर्क के साथ। टाइम एंड वर्क यानी कि अगर हमने टाइम एंड वर्क, समय व कार्य पढ़ लिया, समय व कार्य पढ़ लिया, तो दूसरा जो टॉपिक है वो आपका पाइप एंड सिस्टर्न्स कंप्लीट हो जाएगा। ये तो 100% इसी में से कंप्लीट हो जाएगा, पाइप एंड सिस्टर्न। तो ध्यान रखिएगा, पाइप एंड सिस्टर्न का मीन्स होता है पाइप व टंकी। टंकी और पाइप के क्वेश्चन आते हैं ना बच्चे, कि आप देखते हैं कि दो पाइप, दो नल भर रहे हैं, किसी टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। एक नल खाली करता है, दूसरा भरे जाता है, तो भरने में कितना टाइम लगेगा, खाली होने में कितना टाइम लगेगा। सेम किससे डिपेंडेंट है? टाइम एंड वर्क से। जैसे आपको दिया जाता है ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 12 दिन में करता है, दोनों मिलकर अगर वो काम करें तो कितने दिन में कार्य को लपेट देंगे, यानी कि कार्य समाप्त कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क में अगर देखा है तो 2 पाइप खोलो चाहे 10 पाइप खोलो, हम इसके क्वेश्चन बना लेंगे टाइम एंड वर्क की हेल्प से। तो टाइम एंड वर्क पढ़ा है तो उसके तुरंत बाद पाइप एंड सिस्टम पढ़ना चाहिए आप लोगों को। टाइम एंड डिस्टेंस अगर आपने पढ़ा है तो उसके तुरंत बाद आपको बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक पढ़ना चाहिए। ये सीक्वेंस अगर आप रहते हैं, कोई भी चैप्टर आपका कमजोर नहीं पड़ेगा। चलिए दोस्तों, कुछ अगले टॉपिक्स की बात कर लेते हैं हम। अगले टॉपिक्स आपके पास क्या रहता है, तो आइए बच्चों ज्योमेट्री की बात करते हैं। ज्योमेट्री वही बात कि जैसे हमने अलजेब्रा में थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, हरियाणा वाले बच्चों को ज्यादातर मिलता है, तो उनको ज्योमेट्री में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ज्योमेट्री में आपको बताऊं, ईमानदारी से देखिएगा, आप हमारे चैनल पे अगर जुड़े हुए हैं द स्टडी कैफे बाय परीक्षा कॉन्सेप्ट से कट ऑफ पर अगर आप लोग जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं, जो लोग आज नए जुड़ रहे हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो। दूसरी बात, आप यहां पर प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे ज्योमेट्री के मैंने कुछ वीडियोस अभी डाले हैं और रेगुलर उसकी क्लास चल रही है। तो ज्योमेट्री के जो वीडियोस हैं उनमें आप देखिए कि किस तरीके से आपको ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से आप सर्कल पढ़ पाएंगे, किस तरीके से आप क्वाड्रिलेटरल यानी कि आपको चतुर्भुज पढ़ाया जाएगा। ये सारी चीजें आप देखिएगा, बहुत ही सिंपल, छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें आपको देखने को मिलेंगी, जहां से आप ज्योमेट्री 2D और 3D डायग्राम्स यानी कि द्विविमीय और त्रिविमीय आकृतियों को समझ पाएंगे। क्योंकि अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी है, अगर आपने ज्यामिति का चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप क्या पढ़ सकते हैं, एरिया पढ़ सकते हैं, यानी कि क्षेत्रफल पढ़ सकते हैं। क्षेत्रफल भी वही 2D डायग्राम्स का और 3D डायग्राम्स का, दोनों का अलग अलग होता है। 2D यानी 3D, इनका मतलब क्या है, तो नॉर्मल से बात भाषा में समझाना चाहूं, द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति कैसी होती है, जिनको आप छू नहीं सकते हैं, आयत, वर्ग, है ना, इस टाइप की चीजें, आयत हुआ, वर्गाकार हुआ, वृत्त हुआ, ये 2D होती है, जिनकी लंबाई और चौड़ाई होती है।
और 3D आकृति कैसी होती है, जिसको आप छू सकते हैं। जैसे आपने घनाभ कर कोई डब्बा ले रखा है, आप घर में कंटेनर यूज करते हैं, पीपा जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो यूज करते हैं, वो भी आपका क्यूबॉइड होता है। आपने कोई स्क्वायर शेप देखी होगी जिससे बच्चे खेलते हैं ना, वो कलर वाला होता है, डाइस एंड क्यूब वाला, तो वो क्यूब आपको देखना होता है। वो सारी चीजें जो हैं वो 3D आकृति में, जिनके साथ आप खेल रहे हैं। बेलन जो जनरली की भारतीय जो घरों में उपयोग में आता है बेलन, उस बेलन से आप परिपक्वता से परिभाषित हैं। उनका क्षेत्रफल होता है शंकु, जो बर्थडे में टोपी लगाया करते थे, याद है आपको, बर्थडे में आप टोपी लगाया करते थे, वो शंकुआकार होती थी। शंकु का क्षेत्रफल आयतन वो देखेंगे। इसके साथ साथ गोला, जो कि आप बॉल से खेलते हैं, क्रिकेट बॉल ले लीजिए, किसी और बॉल के लिए ले लीजिए, होलो स्फीयर ले लीजिए, जैसे फुटबॉल हुई, ठीक है, होलो स्फीयर होता है, अंदर हवा होती है, केवल बाहर की तरफ से बना हुआ होता है। तो उनका वॉल्यूम, और आपको क्या देखना होता है, एरिया। वॉल्यूम मानी क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन। तो आयतन और क्षेत्रफल यानी कि मैंचुरेशन की इकाइयां हैं। और आयतन किसका निकलता है, ओनली 3D डायग्राम्स का निकलता है, ओनली 3D। कभी भी वॉल्यूम 2D डायग्राम्स का नहीं निकलता है, केवल 3D डायग्राम्स का वॉल्यूम निकलता है। जबकि एरिया 2D का भी होता है, 3D का भी होता है। ज्योमेट्री यानी कि उनकी जो खुद की जो पॉइंट्स हैं, खुद के जो खास बातें हैं, वो ज्योमेट्री में आपको पढ़ने को मिलेगी हर एक टॉपिक के बारे में। तो ध्यान से समझिएगा, ये सारी चीजें आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे। ज्योमेट्री के बाद एरिया, एरिया के बाद वॉल्यूम, यानी कि मैंचुरेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा। आइए बच्चों अगले पॉइंट पे चलता हूं। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट कुछ क्या ध्यान में रखना है, तो ये एडवांस के कुछ टॉपिक हैं जो आपको ध्यान में रखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी कि त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, जिससे आप दूर तक भागते हुए आए हैं, 10वीं क्लास के बाद में आपने पढ़ा नहीं होगा। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, यानी कि साइन कोस टेन वाली चैप्टर, साइन कोस टेन, कोसेक कोट है ना, और सेक थीटा, ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कहलाते हैं। उनका आपस में किस तरीके से संबंध रहता है, कैसे रहेगा, अगर ये चीज आप पढ़ लेते हैं तो आपको आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी, यानी कि त्रिकोणमिति की परिभाषाएं, परिचय, आपस में क्या संबंध होता है, फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि सूत्र, त्रिकोणमिति के सूत्र, त्रिकोणमिति के सूत्र बोल सकते हो, आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, एक दूसरे से किस प्रकार से समाहित है, किस प्रकार से एक दूसरे से वो मिले हुए हैं, ये सारी चीजें आपको कहां देखने को मिल जाएगी बच्चों, ये सारी चीजें आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगी आपके ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज में। अब देखिए, इसके बाद में बात कर रहा हूं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है, तो ध्यान से समझिएगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि पूरक कोण जिसको बोलेंगे अपन, पूरक कोण, यानी कि पूरक कोण अनुपात भी आपको ट्रिग्नोमेट्री में देखने को मिलता है। आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं कि आपने ऐसा फॉर्मेशन देखा है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कोस थीटा, यानी कि कोस थीटा पूरक है किसका, साइन का, साइन पूरक है कोस का। अगर कोस 90 माइनस थीटा कर दूं तो वो साइन थीटा आ जाएगा। पूरक कोण क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योग सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। बिल्कुल दोस्तों, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, डेफिनेटली आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपको क्लियर होगा। हाइट एंड डिस्टेंस, अगर जैसे आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, त्रिकोणमिति पढ़ी है, तो ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन आ जाएंगे। क्योंकि यहां पर आप क्वेश्चन देखते हैं कि एक वायुयान उड़ान भर रहा है, अब आप सोचते हैं भर रहा है तो सर हम क्यों पकड़े उसको जाकर, है ना। लेकिन अगर वायुयान उड़ान बढ़ रहा है, उसकी क्षैतिज दूरी दी जाए, ऊर्ध्वाधर दूरी पूछ ली जाए और उसके लेंथ पूछ ली जाए डायरेक्ट, तो स्लोप क्या होगा, इस टाइप के। एक पेड़ जो है आंधी के कारण टूट गया, टूटकर जमीन को छू लेता है और इस प्रकार से वो जमीन से इतनी दूरी पर है, तो बताइए पेड़ की प्रारंभ में ऊंचाई कितनी थी। इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन हैं ये कहां से देखने को मिलते हैं आपको, हाइट एंड डिस्टेंस से। ये कब कवर होगा मेरे प्यारे बच्चों, जब आप ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे, यानी कि सीक्वेंस इनका ये होगा, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड हाइट एंड डिस्टेंस, ये सीक्वेंस आप रखेंगे। किसी भी एग्जाम के लिए, HSSC हो चाहे आप और कहीं की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करने से पहले सिलेबस अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सिलेबस को अगर हमने समझना सीख लिया, सिलेबस में क्या चीज हम ग्रुप में बांट सकते हैं, कैसे ग्रुप में पढ़ सकते हैं, तो डेफिनेटली आपको यहां पर समझ में आ जाएगा। और अभी तक जितनी स्लाइड मैंने आपके सामने ओपन की है, उन सभी स्लाइड की खास बात यह थी कि वो सारे ऐसे टॉपिक मैंने एक साथ आपको बताए हैं जिनको आप एक साथ पढ़ेंगे, आपके एक बार के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए, हमेशा के लिए गणित आपका जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट बन जाएगा और साथ में गणित में अच्छे मार्क्स आपके आने शुरू हो जाएंगे और कोई भी जो पेपर आप करेंगे वो पेपर आपको क्लियर हो जाएगा। अब ये जो चैप्टर है, ये कुछ स्पेशल आपके जो HSSC है उनके कुछ स्पेशल पार्ट में ही आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
स्पेशल पार्ट यानी कि जो आपके टेक्नोलॉजी वाला जो पेपर होते हैं, टेक्नोलॉजी टेक्निकल वाले पेपर होते हैं, उनमें आपको देखने को मिलेंगे प्रोबेबिलिटी। नॉर्मल में मिल जाता है प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, ये तो नॉर्मल एग्जाम्स में भी देखने को मिल जाते हैं। यानी कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है प्रायिकता, तो प्रायिकता के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। आपने देखा होगा कि एक डाइस को उछाला तो उस पर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, 2 डाइस एक साथ उछाल रहे हैं, इवेंट करवाते हैं, उन इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी हमें पढ़नी चाहिए। जैसे ही अगर आपने प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट पढ़ेंगे तो इस प्रोबेबिलिटी में आपको पता चलेगा कि कुल कंडीशन कितनी होंगी। कुल कंडीशन की मतलब कुल स्थितियां आप पढ़ेंगे, और जैसे आप कुल स्थितियां पढ़ेंगे इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा फेवरेबल कंडीशन यानी कि उसकी अनुकूल स्थितियां पढ़नी पड़ेगी। और अनुकूल स्थिति अगर आप जान लेंगे, टोटल स्थिति जान लेंगे, तो यहां पर आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कौन सा? परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, जिसमें आपको क्रमचय और संचय कहा जाता है। क्रमचय और संचय का मतलब किसी में से चयन करना, किसी ग्रुप में से कितनी लोगों का चयन करना है, ये क्रमचय और संचय आपको बताएगा। जो किस पे डिपेंडेंट है बच्चों? बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटी पे देखने को मिल जाएगा, जहां पे फैक्टोरियल वैल्यूज भी आप यूज करेंगे, साथ में आपको प्रोबेबिलिटी भी समझ में आएगा। अब आता हूं मैं टेक्निकल प्रॉब्लम्स वालों के लिए। टेक्निकल जो एग्जाम्स देते हैं बच्चे, उनके लिए ये 3 टॉपिक सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। कौन कौन से? डिफरेंशिएशन, यानी कि आपको यहां पर अवकलन आना चाहिए, अवकलन बोलते हैं इसको, अवकलज बोलते हैं, बात एक ही है। साथ में आपको इंटीग्रेशन यानी कि समाकलन भी आना चाहिए, अवकलन और समाकलन। और इसके अलावा वेक्टर यानी कि आपको यहां पर सदिश राशियों का भी पता होना चाहिए। तो वेक्टर 3D 2D वाले, यहां पर 3D और 2D दोनों के लिए आपको ध्यान में रखना है। समाकलन ध्यान में रखना, अवकलन ध्यान रखना है। ये जो आपका टेक्निकल टर्म है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अवकलन, समाकलन और सदिश। इससे पहले के जो टॉपिक्स थे वो सारे कॉमन टॉपिक हैं। इन सभी से पहले के जो टॉपिक्स थे वो सारे क्या हैं? कॉमन टॉपिक्स हैं। तो अगर अवकलन किया है तो ध्यान से समझिएगा कि मान लो हमने कह दिया कि यहां पर जैसे मान लीजिए x की पावर n है, इसका मैं अगर डिफरेंशिएशन करता हूं तो x की पावर n dx अगर मैं देखना चाहूं, सॉरी d बाई डी एक्स अगर मैं देखना चाहूं तो d बाई डी एक्स मेरे पास में क्या होगा? तो यहां पर सिंपल सी बात है कि इसका होता है x बाई पावर n, तो पावर आगे आ जाती है n, x की पावर n-1। तो अगर ऐसी फॉर्मेशन मुझे दिख रही है, इसको अगर मैं इस फॉर्मेशन में लाऊंगा तो ये हो सकता है n x की पावर n-1 dx, यानी कि समाकलन क्या होगा? अवकलन का उल्टा, और अवकलन क्या होता है? समाकलन का उल्टा। तो जब तक आप अवकलन नहीं पढ़ेंगे समाकलन समझ में नहीं आएगा, तो अवकलन पढ़िए, समाकलन समझ में आ जाएगा। और लास्ट पॉइंट आपको सदिश, जो कि 3D और 2D वेक्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। साथ में मैं आपको बच्चों ये बता चुका हूं कि आपके जो टोटल क्वेश्चन हैं वो कितने बनते हैं। 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं जो आपके मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका जो पेपर होता है 90 क्वेश्चंस का, उनमें से 15 से 20 क्वेश्चन आपको किसके होंगे? मैथ्स को देखने को मिलेंगे। तो जब गणित के देखने को मिलते हैं तो क्यों हम उन पॉइंट्स को छोड़ें, क्यों हम उन पॉइंट्स को ऐसे छोड़े, नेगलेक्ट करें कि भैया ये नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा। नहीं बच्चों, अपनी कमजोरी को आज से ही इसको दूर करना है। आज से ही हमने यहाँ पर सोच रखा है कि हम इस कमजोरी को दूर करेंगे। तो ये मैंने आपको ग्रुप में सारा सिलेबस डिस्कस किया है बच्चों मैथ्स का, और तैयारी कैसे करनी है ये सारी बात मैंने बता दी। हर एक टॉपिक को कैसे डिस्कस करना है, हर एक टॉपिक को किस तरीके से आप लेकर चलेंगे, ये सारी चीज मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूं। साथ में क्वेश्चन का लेवल भी मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे डिपेंड करता है बच्चों क्वेश्चन का लेवल। जितने ज्यादा कैंडिडेट उतना ज्यादा लेवल पेपर का, जितने कम कैंडिडेट उतने कम लेवल पेपर का आता है। तो ध्यान से समझिएगा, पेपर पास करने के लिए गणित की अहम भूमिका रहती है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। नजरअंदाज नहीं करना है कि सर इसको पढ़कर क्या कर लेंगे, क्योंकि 75% मार्जिन पूरे पेपर का गणित, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और आपके जीए पर रहता है, जनरल अवेयरनेस पर रहता है। तो ये सारी बातें आप क्लियर करेंगे, इन सारी बातों को कंटिन्यू रखेंगे। साथ में आपका अपना चैनल आपके साथ क्या कर रहा है, ये सारी बातें अगर मैं आपको बताना चाहूं तो आपका अपना चैनल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, ये बातें मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, आपका जो अपना चैनल है
कौन सा चैनल जिस पे आप अभी मेरे से मुखातिब हो रहे हैं, द स्टडी कैफे बाय परीक्षा, कॉन्सेप्ट से लेकर कट ऑफ तक आपके लिए HSSC स्पेशल मैथ, HSC स्पेशल मैथ्स का एक यहाँ पर कोर्स लॉन्च कर रहा है। और कोर्स जो आपका चैनल कहाँ लॉन्च कर रहा है सर, यूट्यूब पे लॉन्च कर रहा है। फ्री सेशन हम दे रहे हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। आपके कमेंट्स हमें मिल रहे थे, आपके सजेशंस हमें मिल रहे थे कि सर थोड़ा टाइम निकालो और थोड़ा टाइम निकालकर हरियाणा के लिए भी थोड़ा सोचो। तो बिल्कुल बच्चों, हम आप लोगों के साथ पूर्ण रूप से बने हुए हैं। आप लोगों के लिए फ्री सेशन स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पे, और यूट्यूब पे आपका अपना चैनल है द स्टडी कैफे, जिस पे अभी आप मेरे से मुलाकात कर रहे हैं। इसी चैनल पर, इसी चैनल के माध्यम से आपको फ्री सेशन देखने को मिलेंगे HSSC स्पेशल मैथमेटिक्स के, जो मैं आपको डिस्कस करूंगा। और ये टाइमिंग जो मैं आपको बता दूं, ये कल से ही स्टार्ट हो रहा है। कल का मतलब बच्चों ध्यान से समझिएगा, कल का मतलब 30 जनवरी, कल का मतलब 30 जनवरी 2021 से रोजाना ये सेशन आपका दोपहर में होगा 12:15 बजे, 12:15 बजे के अप्रॉक्स आपका ये सेशन मैं स्टार्ट कर रहा हूं, फ्री सेशन आपका स्टार्ट कर रहा हूं। तो ये तो हुई आपका चैनल आपके लिए क्या कर रहा है। बाकी मैंने आपको इस संपूर्ण वीडियो के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि आप लोग गणित की तैयारी को कैसे बनाएंगे। आपको वो सारे चीजें मैंने क्लियर कर दी है, जहां आपको गलती की गुंजाइश थी वो अब नहीं होनी चाहिए। आपको वो चीजें क्लियर कर दी कि सिर्फ एक बार पढ़ें और सब कुछ क्लियर हो जाए। एक बार पढ़कर हम सिलेक्शन कैसे लेंगे, हम पूरे में से पूरे मार्क्स कैसे लाने का ट्राई करेंगे, ये सारी चीजें इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताई है। आशा करता हूं बच्चों आपको ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, सिलेबस आपको तरीके से समझ में आया होगा। मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। आप जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथ में ये सारी बातें आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताएंगे कि सर हमने सिलेबस ढंग से पढ़ लिया है, हमें चीजें समझ में आ गई है कि हम हमारी गणित के तैयारी को किस तरीके से धार धूप देना चाहेंगे और किस तरीके से हम अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। साथ में यह भी बता दीजिएगा कि जो सेशन हम आपके लिए लेकर आए हैं वो सेशन से आप लोगों को कितनी प्रसन्नता हुई है, आपको अच्छा लगा तो सेशन में जरूर मिलेंगे। आपके लिए HSSC का स्पेशल मैथ्स का सेशन लेकर आया हूं आपके अपने चैनल, यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट पे भैया, द स्टडी कैफे बाय परीक्षा, कॉन्सेप्ट से लेकर कट ऑफ पर। भैया टैगलाइन को समझना, कॉन्सेप्ट से लेकर कट ऑफ पर। कॉन्सेप्ट देंगे हम आपको, कट ऑफ तय करेंगे आप लोग, क्योंकि हमें पास होने वाली बात नहीं करनी है, हमें तो कट ऑफ डिसाइड करना है। हमारे बच्चे यहां पर कट ऑफ डिसाइड करेंगे और हम उनको कंसेप्ट देकर तैयार करेंगे। तो इन्हीं जोश के साथ, इसी जोश के साथ क्लासों में मुलाकात होगी, कक्षाओं में, नियमित कक्षाओं में मैं आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए मैं मनीष असवाल अभी आप लोगों से लेता हूं विदा और मिलते हैं कक्षाओं में। धन्यवाद।